हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आपका अपना अजय कुमार आया हूँ फिर से आपसे बातें करने और पढ़ाई की बातें करने। हम लोग की आइसोमेरिज्म चल रही थी। आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट देख ही लिया था, जिसमें बहुत सारे तरीके के आइसोमेरिज्म देखे थे हम लोगों ने। पोजीशन देखे थे, चेन देखे थे, फंक्शनल देखे थे। हालांकि मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म उसमें रह गया था। मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक्चुअली स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आइसोमेरिज्म दो तरीके के थे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने कई सारे पढ़े थे। चेन पढ़ा था, पोजीशन पढ़ा था, है ना, फंक्शनल पढ़ा था, और हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटामेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म होता है, रिंग चेन आइसोमर भी पढ़ा था, है ना। स्टीरियो में हम लोगों ने कुछ खास नहीं देखा था। स्टीरियो में हम लोगों ने कुछ खास नहीं देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग स्टीरियो में आज कुछ खास देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं स्टीरियो? स्टीरियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। नाम से देख करके कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ हद तक ज्योमेट्री से कनेक्टेड होता होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ हद तक ज्योमेट्री से कनेक्टेड होता होगा, जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑप्टिकल है, ऑप्टिक्स की बात हो रही है। और फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स हम लोग किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स हम लोग वहां पढ़ते हैं जहां लाइट का डिस्कशन हो रहा हो। तो ऑप्टिक्स की बात हो रही है, ऑप्टिकल की बात हो रही है। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ ना कुछ लाइट का रोल होगा। बहुत अच्छे से हम लोग आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, आगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे। बट ये क्लास हम लोग की इंट्रोडक्शन क्लास है, स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की इंट्रोडक्शन क्लास है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग ज्यादा कुछ टफ नहीं देखेंगे, बहुत बेसिक सी बातें देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल में किस तरह की ज्योमेट्री के चेंजेस में आते हैं और ऑप्टिकल में किस तरीके के ऑप्टिक्स लाइट की वजह से चेंजेस आते हैं। लेकिन उससे पहले हमको अगेन ये बात पता होनी चाहिए, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लास्ट लेक्चर आइसोमेरिज्म का देखा होगा, जिसमें इस बात को बहुत अच्छे से समझ के आए होंगे कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रहें बट कुछ ना कुछ पोजीशंस में अंतर हो, कुछ ना कुछ चेन्स में अंतर हो, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरली अंतर हो। ऐसा हम लोग पढ़ के आए थे। लेकिन जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो उस डेफिनेशन के साथ में हम लोगों ने 2 पॉइंट लिखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट या तो स्ट्रक्चर या फिर ओरिएंटेशन, या तो स्ट्रक्चर या तो ओरिएंटेशन में कुछ डिफरेंस हो, कुछ डिफरेंस हो। अच्छा सर, तो जहां पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, जहां पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, ऑब्वियस सी बात है ओरिएंटेशन में वहां पर डिफरेंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस, ठीक है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि जहां पर स्ट्रक्चर में चेंज आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे और स्ट्रक्चर बदल जाए, वहां पर हम लोग किस टाइप के आइसोमेरिज्म की बात कर रहे होते हैं? वहां पर हम लोग बात कर रहे होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। किसकी बात कर रहे होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन जहां पर स्ट्रक्चर में अंतर ना आए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में अंतर ना आए, फंक्शनल ग्रुप में अंतर ना आए, बल्कि अंतर किस चीज में आए? ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन मतलब कैसे? कि ये कान निकल के इस कान में आ जाए और ये कान निकल करके इस कान पे आ जाए। सिर्फ कान के लगने की ओरिएंटेशन, बल्कि कान इधर उधर चला गया था तो पोजीशन भी चेंज हो गई। ये कान अभी ऐसा लगा है और अब घुमा करके ऐसा लगा दिया जाए, अरे हाँ कि ना। जब कान इस जगह से उठकर, आपने मान लो शरीर में ये वाला कान हम उखाड़ ले और ये वाला कान उखाड़ ले और ये दोनों कानों को एक दूसरे की जगह पर लगा दे, तो क्या वहां पर ओरिएंटेशन में अंतर आया? नहीं, वहां पर पोजीशन में अंतर आ गया। इस कान की पोजीशन यहां थी, ये उखड़ के यहां आ गया, और इस कान की पोजीशन यहां थी, ये उखड़ के यहां आ गया, तो पोजीशन में अंतर आ गया। बट
जब हम स्टीरियो की बात करते हैं, जब हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग पोजीशन की बात बिल्कुल नहीं करते, हम लोग पोजीशन की बात बिल्कुल नहीं करते, बल्कि उसी जगह पर लगे हुए एटम की या मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। जैसे ये कान अगर इधर लगा है, इसको ही हम घुमा के उल्टा रख दें, इसको ही हम घुमा के उल्टा रख दें इन अ प्लेन विदाउट चेंजिंग एनी प्लेन, तो क्या होगा? तो यही होगा कि उसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा। अभी हमको ये खाली वाली मतलब ऊंची वाली साइड पीछे साइड में दिख रही है, घूम जाएगा तो ऊंची वाली साइड आगे साइड में दिखने लगेगी। अरे हाँ कि ना, इसमें कोई शक वाली बात। जैसे मान लो ये चश्मा है, ये चश्मा इस तरीके से रखा है, अगर हम ये डंडी निकाल के इधर लगा दें और ये डंडी निकाल के इधर लगा दें तो इट मीन्स यहाँ पर पोजीशंस में अंतर आ रहा है। लेकिन अगर इसी चश्मे को हम लोग यहीं पर रखे रखे ऐसे कर दें तो क्या पोजीशन में अंतर आया? नहीं, पोजीशन में अंतर नहीं आया, बल्कि ओरिएंटेशन में अंतर आया, बल्कि ओरिएंटेशन में अंतर आया। यहां पर पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया है। जरा चश्मा गिर गया था उसके लिए सॉरी, है ना। यहां पर ओरिएंटेशन में कोई अंतर नहीं आया है, यहां पर पोजीशन में अंतर आया है। लेकिन अगर चश्मे को हम ऐसे उल्टा कर दें तो पोजीशन में कोई अंतर नहीं, ओरिएंटेशन में अंतर आया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जहां पर ओरिएंटेशन में डिफरेंस रहेगा, जहां पर ओरिएंटेशन में डिफरेंस रहेगा, वहां पर हमको देखने के लिए क्या मिलेगा? वहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा सर, ठीक है। मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए अगर हम लोग पॉइंट लिखना चाहें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। बट अंतर कहां आता है? अंतर कहां आता है? अंतर आता है इन द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप, इन द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के लगे हुए लगने की दिशा में, ओरिएंटेशन में चेंजेस आ जाते हैं। सर कैसे आते हैं? तो इसका बेसिक सा फॉर्म जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा पढ़ेंगे, जो सबसे आसान फॉर्म है, जो हमको आसानी से समझ में आता है कि सपोज ये कोई एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन कह लें, इथीन कह लें, है ना, इथीन दिया हुआ है या एल्कीन दिया हुआ है, और इसके एक कार्बन के साथ हमने Br लगा दिया, इधर इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर Br लगा दिया, और यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ भी Br लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। तो अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो अगर इसको हम लोग पहला कार्बन और इसको दूसरा कार्बन मान रहे हैं, और सेम इधर भी इसको पहला कार्बन और इसको दूसरा कार्बन मान रहे हैं, तो देखा जाए तो कार्बन 1 के साथ, C1 के साथ यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है, यही लगा है। कार्बन 1 के साथ एक ब्रोमीन लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है, और कार्बन 2 के साथ भी क्या लगा है? एक ब्रोमीन लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है। क्या इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं। अच्छा भाई, एक दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, एक ये स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम तो नहीं है, कुछ अलग अलग है। इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर कार्बन 1 की बात करें तो कार्बन 1 में एक ब्रोमीन लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है, और अगर कार्बन 2 की बात करें तो अगेन एक ब्रोमीन लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है। तो सर यही हमें देख रहे थे कि इस कार्बन के साथ भी एक ब्रोमीन हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन 1 के साथ भी एक ब्रोमीन हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन 2 के साथ भी एक ब्रोमीन हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन 2 के साथ भी एक ब्रोमीन हाइड्रोजन लगा है। इट मींस देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर, देयर इज नो चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप, देयर इज नो चेंज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है? C2Br2H2, C2H2Br2, और इसका भी क्या है? C2H2Br2। तो नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नो चेंज इन स्ट्रक्चर, नो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, बट चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रोमीन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे
कि इस कार्बन के साथ ऊपर ब्रोमीन लगा है, इस कार्बन के साथ नीचे ब्रोमीन लगा है। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ये का एक साथ हमको दिख रहा है और ये एक साथ दिख रहा है। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब अभी इसका हम लोग आगे चल के थोड़ा सा कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में और डीप में जब इसको पढ़ेंगे तो हम लोग इसको देखेंगे कि हमको पता कैसे चला कि ये नीचे है ये ऊपर है। भाई ये तो बॉल है ना, कार्बन तो गोल है, तो हमको पता कैसे चला कि ये ऊपर है ये नीचे है। तो इसको हम लोग देखेंगे, है ना, कहीं नीचे कहीं अंदर जा रहा होगा पेज के, कहीं प्लेन के बाहर आ रहा होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। यहां कहने का सेंस इतना था, अगर बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस कार्बन ये वाला ब्रोमीन के साथ ऊपर हाइड्रोजन दिख रहा है और इस वाले हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ब्रोमीन दिख रहा है, ये अंतर है यहाँ पर, ठीक है। और जबकि जब हम लोग इसी तरह के दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको ऊपर ब्रोमीन के साथ क्या दिख रहा है, ब्रोमीन नहीं दिख रहा है। इस ब्रोमीन के साथ क्या दिख रहा है, ब्रोमीन नहीं दिख रहा है। और इस हाइड्रोजन के साथ हमको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन ही दिख रहा है। मतलब ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन दिख रहा है। ये ओरिएंटेशन में अंतर है, लगने के तरीके में अंतर है। इसमें ब्रोमीन अलग तरीके से लग रहा है, हाइड्रोजन अलग तरीके से लग रहा है, और इसमें ब्रोमीन अलग तरीके से लग रहा है, हाइड्रोजन अलग तरीके से लग रहा है। इट मींस देयर इज अ चेंज इन द ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन के चेंज आने पर ये क्या हुआ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा सर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ, ज्योमेट्रिकल हुआ कि ऑप्टिकल हुआ? तो बेटा आओ देखते हैं इसको। क्या ब्रोमीन या हाइड्रोजन, क्या ब्रोमीन या हाइड्रोजन, इनके चेंज होने में लाइट का कोई उपयोग हो रहा है क्या? नहीं, इनके चेंज होने में लाइट का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, कोई इस्तेमाल लाइट का नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल तो नहीं है, बट इनकी ज्योमेट्री हमको चेंज दिख रही है। अरे ओरिएंटेशन चेंज दिखा तो तुमको क्या दिखा, ज्योमेट्री में ही तो चेंजेस दिखे ना। इसकी ज्योमेट्री अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बन रही है, मान लो ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे भी नहीं बन रही है, हालांकि इधर बी आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जबकि इसकी कैसे बन रही है, ऐसे ऐसे और ऐसे, बी आर और बी आर, और इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये मत बनाओ, ये बनाओगे तो फिर कैसे कंफ्यूजन होगा। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बन रही है और इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बन रही है। जहां पर हमको ज्योमेट्रिकली चेंज दिख रहा है, जहां पर हमको ज्योमेट्रिकली चेंज दिख रहा है, वहां पर हम लोग इसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। यहां पर क्या हुआ, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, यहां पर ज्योमेट्री में चेंज आया। अच्छा भैया, तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, हमने मान लिया, लेकिन इसका नाम क्या होगा? इस वाले फॉर्म को जिसमें सेम तरह के ग्रुप अपोजिट साइड में लगे हों, जिसमें सेम तरह के ग्रुप, क्या मेरे पास दूसरी पेन है क्या कोई? लेट्स सी, जिसमें सेम तरह के ग्रुप अपोजिट साइड लगे होंगे, जिसमें सेम तरह के ग्रुप अपोजिट साइड लगे होंगे, इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। बहुत बेसिक से अगेन मैं बोल रहा हूं, बहुत बेसिक सी क्लास है आज। इस क्लास में कुछ भी कठिनाई नहीं है, बिल्कुल कठिन होने वाली नहीं है, बहुत आसान बातें हम लोग कर रहे हैं। तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं 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 ये तो कम बताए। ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म, जिसमें एक तरह के ग्रुप अपोजिट में लगे हों, जिसमें एक तरह के ग्रुप एक तरफ लगे हों, जिसमें एक तरह के ग्रुप एक ही तरफ सेम साइड लगे हों। दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स आर नोन एज सिस फॉर्म। दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स इज नोन एज सिस फॉर्म। अच्छा सर, ये हमने सिस फॉर्म जान लिया, हमने ट्रांसफॉर्म जान लिया, लेकिन हम लोग इसका नाम लिखेंगे कैसे, कैसे इसको मानेंगे कि ये सिस फॉर्म है, कैसे इसको मानेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म है? नाम कैसे लिखा जाएगा? पेपर में आएगा, मान लो स्ट्रक्चर नहीं बन के आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो नाम कैसे लिखा होगा? तो नाम इससे बहुत सिंपल सा है। अगर इसका हम लोग नाम लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, 1,2 डाइब्रोमो इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथीन। यहां पर क्या आ जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो या सिस 1,2 डाइब्रोमो इथीन। नाम लिख सकते हैं क्या इसका? बिल्कुल लिख सकते हैं, सिस 1,2 डाइब्रोमो इथीन। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका भी नाम लिखा जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, है ना। तो बहुत क्लियर सी बातें हैं इसमें।
ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, अब थोड़ी बात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी कर लेते हैं। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत कुछ बचा हुआ है, ये बेसिक सा है, बोर्ड लेवल के लिए इतना बहुत है। अगर कॉम्पिटिशन लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्पेशली आरएम बैच चलाया जा रहा है, तो इसके बाद की और वीडियोस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है ना, वो आएगा। तो दिस इज एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया है। नाउ इट्स चांस टू सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत मजेदार चीज होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब जिसमें लाइट का उपयोग हो रहा है ना। लाइट का उपयोग कैसे हो रहा है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हाय सर, ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या नया नाम आया? तो ऑप्टिकली एक्टिव कोई बहुत कठिन नाम नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव अभी समझाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या होता है भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स? जो लाइट के प्रति कुछ एक्टिवनेस दिखाते हो, अपने अंदर की कुछ लाइट, अगर मान लो वो कंपाउंड रखा है और उसके अंदर से लाइट के खास तरह की लाइट ट्रांसफर हो रही है ना, एक खास तरह की लाइट उस कंपाउंड के अंदर, एक मान लो बीकर है, उस बीकर में कुछ कंपाउंड रखा है, जो कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर उस ऑप्टिकली एक्टिव के कंपाउंड के अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट जा रही है, एक खास तरह की लाइट होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कैसे बनती है वो भी हम लोग अभी बोर्ड पे देखेंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। निकोल प्रिज्म के अंदर से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल दो तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर किसी कंपाउंड के अंदर से जा रही है और वो अपने पाथ को छोड़ करके थोड़ा सा रोटेट हो जा रही है, आइदर लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है, आइदर राइट साइड रोटेट हो रही है, तो लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है या राइट साइड रोटेट हो रही है, तो ये शक्ति उस कंपाउंड को जैसे मिली, जिस भी कंपाउंड में ये शक्ति आई कि जिसने लाइट को रोटेट कर दिया, उस कंपाउंड को हम लोगों ने क्या बोला? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में एक्चुअली पहचानने के एकमात्र तरीका यही है। मान लो कोई दो लिक्विड्स रखे हैं, अब जब छोटे फॉर्म में हैं दो लिक्विड्स, तो हमको नहीं पता चलेगा कि अभी सपोज एक तरह का हम कंपाउंड ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक कार्बन है, इसमें एक ग्रुप बाहर निकला हुआ है प्लेन से, एक ग्रुप बाहर निकला हुआ है प्लेन से, सपोज इधर Br है, एक ग्रुप के अंदर गया हुआ है, सपोज ये हाइड्रोजन है, इसमें एक ग्रुप निकला है CH3, एक ग्रुप निकला है C2H5। सपोज एक ये कोई कंपाउंड है ना, ये कोई कंपाउंड है, टू ब्रोमो ब्यूटेन मान लेते हैं, चलो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन जब हमको लिक्विड फॉर्म में मिला ना, तो हम अभी यहां तो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन जब एक्चुअली में लैब के अंदर हमको 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो वो एक तरह के कलर का होगा, वो एक तरह के कलर का होगा, और सेम ही तरह का दूसरा कंपाउंड होगा, बस उसमें इथीन इधर से लग के इधर लगा होगा, जिसमें उसके अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म होंगे, उसमें से दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। दो तरीके के कंपाउंड है ना। इसका एक मान लो मिरर इमेज बना, इसका एक मिरर इमेज है, एक ये कार्बन, इससे बाहर निकला हुआ है ब्रोमीन, से अंदर गया हुआ है हाइड्रोजन, इधर आ गया C2H5 और इधर आ गया CH3। ये दो दिखने में भले हमको कुछ एक जैसे लग रहे हो कंपाउंड्स, बट ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और इस तरह के कार्बन्स को जिस कार्बन में चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप्स अलग अलग लगे हों, ऐसे कार्बन को क्या कहा जाता है? कायरल कार्बन। क्या कहा जाता है? कायरल कार्बन। कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। तो पहली शर्त है कि कायरल कार्बन होना चाहिए, और कायरल कार्बन होने की शर्त है कि कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। वो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस हैं। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस हैं। अच्छा सर, मिरर इमेजेस हैं तो क्या होगा? बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ऑप्टिकल अभी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो होगा क्या कि एक मान लो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहां से आएगी? कि सपोज एक लाइट का स्ट्रक्चर है, एक लाइट है, हमको मालूम है कि लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में उसका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो घूमता रहता है, इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स घूमती रहती हैं। तो हर मतलब एक तरीके से हम लोग कहा जाए तो अगर एक बॉल है, बॉल के अंदर हवा भर दो, बॉल के अंदर हवा भर दो तो वो हर डायरेक्शन में फूलना शुरू करती है। एक बॉल के अंदर हवा भरो या गुब्बारे के अंदर हवा भरो तो वो हर डायरेक्शन में से फूलना शुरू करती है ना। तो ये हर डायरेक्शन में फूल रही है। इसी तरीके से लाइट भी रहती है, वो हर डायरेक्शन में जा रही होती है। इस तरह की हर डायरेक्शन में जाने वाली लाइट को हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना, इससे कुछ भी फायदा हमारा नहीं होने वाला है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस हर डायरेक्शन में जाने वाली लाइट को एक निकोल प्रिज्म से पास करा देंगे। एक किससे पास करा देंगे? निकोल प्रिज्म से। अगर निकोल प्रिज्म के बारे में ज्यादा जानना है वो तो खैर आपको फिजिक्स में ज्यादा पता चलेगा। यहां पर हम लोग आपको निकोल प्रिज्म के बारे में खाली ये बता सकते हैं, स्पेशली मैं ये बता सकता हूं कि दो प्रिज्म को एक साथ जोड़ दिया गया, यहां से स्क्रू मार दिया गया तो ये दोनों प्रिज्म एक साथ हो गए, है ना। दो अपोजिट प्रिज्म को एक साथ लग दिया गया तो बहुत सारी जो फैली हुई लाइट्स थी, जो बहुत सारी फैली हुई लाइट्स थी, जो हर डायरेक्शन में लाइट फैल रही थी, वो इस निकोल प्रिज्म से पास होकर के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, है ना। तो हमने देखा कि इससे लाइट पास हुई, आगे बढ़ी, ठीक। अभी ये लाइट हमको किस तरीके से दिख रही है, थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं ऊपर से। ये लाइट हमको कुछ ऐसी दिख रही है। जो लाइट हमको इतनी सारी डायरेक्शंस में दिख रही थी, अब वो लाइट हमको कैसी दिख रही है? एक पर्टिकुलर प्लेन में दिख रही है। अब हमने क्या किया, इसमें से कोई एक कंपाउंड उठाए जिसमें कायरल कार्बन था, एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे, चारों कार्बन के साथ लगे हुए चारों कंपाउंड्स अलग थे, इसलिए वो कायरल कार्बन था। हमने इसको उठाया और इसको हमने किसी एक बीकर के अंदर रख दिया। सपोज इसके अंदर रख दिया, ये कार्बन, ये बाहर निकला हुआ Br है, ये अंदर गया हुआ हाइड्रोजन है, इधर CH3 है, इधर C2H5 है, और ये लाइट गई, ये लाइट इससे आई, ठीक है। ये लाइट इससे आई तो ये लाइट क्या होगी? ये लाइट रोटेट कर जाएगी, ये लाइट थोड़ा सा रोटेट कर जाएगी। हो सकता है ये लाइट ऐसे रोटेट कर जाए, है ना, ऐसे थी और ये ऐसे हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये लाइट ऐसे थी और ऐसे रोटेट कर जाए। मतलब अपने एक्सिस से राइट भी घूम सकती है और अपने एक्सिस से लेफ्ट भी घूम सकती है। तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें एक तरह का कंपाउंड है, किसी एक तरह का कंपाउंड है। और ये कैसे पता चलेगा? इस कंपाउंड को देख करके हमारे मान लो क्वेश्चन में आया और पूछा उसने ये लेवियो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिया, तो क्या हम लोग स्ट्रक्चर देख करके लेवियो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी पता कर सकते हैं? नहीं। स्ट्रक्चर देख करके फिजिकल फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग ये बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि ये लेवियो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बल्कि इसके लिए एकमात्र प्रोसेस है लैब। लैब में जाएंगे, इस तरह के लाइट्स को पास कराएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लेवियो रोटेटरी है। अच्छा सर, ये तो हमको समझ में आ गया कि लाइट अच्छा कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है? जो राइट साइड लाइट गई, जो लाइट, जिस कंपाउंड ने लाइट को राइट साइड घुमाया, इसको हम लोगों ने कहा ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट साइड गई तो हमने कहा ये लेवियो रोटेटरी है। अब ये क्या होता है ये हम लोग और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे एक पूरी क्लास हम लोग लेंगे। बहुत लंबी बात है, इस पे आराम से डिस्कशन करेंगे, लगभग 20-25 मिनट का डिस्कशन है इसका। लेकिन पॉइंट खाली अपने को अभी ये जानना था कि ऐसा कुछ कंपाउंड था जिसमें कायरल कार्बन था, स्पेलिंग याद रखना, कायरल कार्बन था। इस कायरल कार्बन के होने की वजह से जो ये लाइट आ रही थी, जिसको हमने निकोल प्रिज्म से पास करके प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाया था, है ना, जिसको हमने लाइट प्रिज्म से पास करके प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाया था, इस सब के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोग करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्लास में कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में मैंने थोड़ा सा भी बताया और हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास हुई, इसने लाइट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा दिया। वो डायरेक्शन राइट साइड भी हो सकती थी, वो डायरेक्शन लेफ्ट साइड भी हो सकती थी। लाइट को घुमाने के बाद से हमको ये पता चला कि ये वाला ऑप्टिकल कंपाउंड है या फिर ये वाला ऑप्टिकल कंपाउंड है ना। कोई एक ऑप्टिकल तरह का कंपाउंड हमको पता चल गया, दूसरे तरह का हमने छोड़ दिया, एक तरह का हमको पता चल गया। तो हमको अंतर पता चला कि अच्छा इसको इस्तेमाल करने की वजह क्या थी भाई। एक्चुअली देखा जाए तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है ना, समस्या इस चीज की है। इसलिए हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इंट्रोड्यूस किया कि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है। मान लो
हमको लैब में 2 बीकर के अंदर लिक्विड मिले, हमको लैब में 2 बीकर्स के अंदर लिक्विड मिले, एक बीकर में हमको कुछ इस तरह का लिक्विड रखा था, एक बीकर में कुछ इस तरह का लिक्विड रखा था। क्या इन दोनों के कलर में अंतर होगा? क्या कोई कलर में अंतर नहीं होने वाला है। इसका फिजिकल फॉर्म लगभग एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, पोजीशन सेम है, खाली ओरिएंटेशन अलग है। तो कोई कलर में अंतर नहीं दिखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे ग्रुप्स हम लोग इसमें कनेक्ट करें, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाए, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसका कलर अलग अलग हो। किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर पे जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स कनेक्टेड हो, तो ये पॉसिबल है कि उसका कलर अलग अलग हो। लेकिन इतने छोटे स्ट्रक्चर में, जिसमें इतने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसमें कलर के अलग होने के कोई चांसेस नहीं है, कलर अलग अलग नहीं होगा। तो हम लोग अंतर कैसे पता करेंगे कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमको अगर यही वाला ग्रुप चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? तो हम लोग उसका इस्तेमाल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से करेंगे कि लाइट उससे पास कराएंगे, लाइट जैसे घूम जाएगी हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा ग्रुप है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चरल हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझ ही लिया था। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, थोड़ी सी हो सकता है लंबी भी हो, ये क्लासेस छोटी छोटी थी, हो सकता है अगली क्लास थोड़ी और लंबी हो, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। उसके बाद और एक क्लास आएगी जिसमें बहुत अच्छे से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, है ना। फिर एक में मेटामेरिज्म करेंगे, एक में टॉटोमेरिज्म करेंगे। प्लानर के हिसाब से आपको सब मिले हुए हैं, प्लानर्स आपको मिल गए हैं, उसके हिसाब से क्लासेस चल रही हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी वर्कशीट्स मिल रही होंगी। अगर नहीं मिल रही हैं तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम पेज पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, उस पर डालिए, है ना। सब पे बच्चों को डालने का ऑप्शन है, वहाँ पर बच्चे टाइप कर सकते हैं मैसेज अपना, वहाँ पर आप लोग जा करके मैसेज टाइप करिए। कुछ भी ऐसा डाउट आ रहा है, कुछ भी इशू हो रहा है पूछने के लिए, तो आप पूछिए, घबराइए मत, है ना। और पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत से पढ़िए, क्योंकि इस बैच में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को करने के लिए। और सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, उसके लिए तो हम लोगों ने 1000 हमारा टारगेट था पहले 15 दिन का, तो हम लोगों ने पूरे कर लिए है वो। उसके लिए तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी धन्यवाद कर रखा है, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन क्लास के बीच में पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए और सब बातों पे कम फोकस करिए, ठीक है। और पूरा रोड मैप फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए। अगर आप 12th में भी हैं तो अच्छे से आप निकाल सकते हैं जेईई और नीट, इस बात को हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तब तक के लिए मजे करिए, क्वेश्चंस करिए, नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, जरूर करिएगा उसको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू।